नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 2 देखने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट में 1963 में, और इसमें जो परिभाषाएं बताई गई हैं उसे आज हम देखेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट परिभाषा जिसे डिफाइन किया गया है, जो वर्ड है वो क्या है, उसमें आवेदक के बारे में बताया गया है कि आवेदक के अंतर्गत कौन आएगा। तो आवेदक में कौन आएगा? पहली बात यह है कि अर्जीदार आएगा, और वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसे अधिकार मिला है कि वह आवेदन कर सकता है, जिसके माध्यम से मिला है अधिकार, तो वह व्यक्ति भी जिसे ऐसा अधिकार मिला है आवेदन करने का और जिससे उत्पन्न हुआ है, तो वह भी इसके अंतर्गत आएगा। अगला है कि वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया गया है। तो अन्य व्यक्ति आवेदक में कौन समझा जाएगा? तो वह व्यक्ति जिसकी संपदा, कोई संपत्ति है, उसका प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जनरली न्यायालय जिसे नियुक्त करता है वही व्यक्ति आते हैं, परंतु ओटी के हिसाब से हमें यही याद रखने होंगे कि इसमें आवेदक, निष्पादक, प्रशासक और अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। मतलब निष्पादक और प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि भी आवेदक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि आवेदक में निष्पादक या प्रशासक आते हैं या नहीं, तो हमें लगाना पड़ेगा कि हाँ आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो इसे हम जनरल भाषा में याद नहीं कर सकते, परंतु बस समझ सकते हैं कि यहाँ पर न्यायालय जिसे नियुक्त करता है उसे भी आवेदक बोला जाएगा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड वाला है परिभाषा उसे देखेंगे कि आवेदन क्या है। जिससे आवेदक तो हमने समझ लिया है कि कोई अर्जीदार है या जिसे ऐसा अधिकार मिला है जिससे व्युत्पन्न हुआ है, कोई अधिकार उत्पन्न हुआ है आवेदन करने का, तो वो भी है। कोई निष्पादक या प्रशासक है तो वो भी आवेदन, अन्य प्रतिनिधि भी आवेदक के अंतर्गत आते हैं। अब आवेदन क्या है? तो आवेदन के अंतर्गत अर्जी आती है, जो भी अर्जी लगाई जाती है वो आवेदन में आती है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी वर्ड डिफाइन किए जाते हैं उनको ही, जो वर्ड हैं उन्हें सिलेक्टेड वर्ड रहते हैं उन्हें ही याद करना पड़ता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहीं से क्रिएट होता है। तो इन वर्डों को बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर अगला है कि जो सी पॉइंट है वो ये बताता है कि विनिमय पत्र। अब विनिमय पत्र में क्या क्या आएगा? तो लिमिटेशन एक्ट में विनिमय पत्र के अंतर्गत हुंडी और चेक को बताया है कि हुंडी और चेक भी विनिमय पत्र में आते हैं। अब बंध पत्र के अंतर्गत ऐसी कोई लिखित आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या ना किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। बंध पत्र मतलब ऐसा कोई बाउंड भरता है, कोई ए है वो कहता है कि यदि ऐसा कार्य हो जाएगा, ठीक है, और वो कार्य हो जाता है। ए बी से कहता है कि यदि बारिश हो जाएगी, तो यदि ऐसी बारिश हो जाती है, या फिर ए बी से कहता है कि यदि बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होती है। मतलब जो कहा है वो यदि हो जाता है तो उसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? यदि कार्य किया जाए या ना भी किया जाए, दोनों ही प्रकार की सिचुएशन आती है। यदि कार्य करने को कहा है तो किया जाए, और ना करने को कहा है तो ना होए, तो ऐसा ना होने पर जो बाउंड है वो क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही बात है कि ऐसी कोई लिखित आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि वह विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या ना किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, तो वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। मतलब इसमें ये है, एग्जाम्पल से समझेंगे। ए बी से कहता है, जो ए है वो बी से कहता है, अपने को बाउंड करता है। ए है जो वो बी से कहता है और अपने को बाउंड करते हुए कहता है कि यदि मैं तुम्हारा पैसा, उसने बी से पैसा लिया कि तुम मुझे पैसा दे दो, ठीक है, बी ने पैसा दे दिया, तो ए है एक बंध पत्र देगा बी को और कहेगा कि यदि मैं तुम्हारा पैसा 10 दिन में नहीं चुका पाया, ठीक है, 10 दिन में नहीं चुका पाया, तो क्या होगा? ये जो बाउंड है, जो बाध्यता है, वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, उसके आगे जो बाध्यता है वो नहीं रहेगी, यदि कार्य कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। अगला है जो ई पॉइंट है, बंध पत्र हमने देख लिया है। ई पॉइंट है कि प्रतिवादी के अंतर्गत आता है। अब प्रतिवादी कौन समझा जाएगा? तो वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व व्युत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सकता है। इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जैसे प्रतिवादी होता है, एक वादी होता है जिसके खिलाफ कोई वाद दायर किया जाता है। जो कोई वाद दायर करता है न्यायालय में कि इसने मेरे अधिकारों का हनन किया है, ठीक है,
या कोई भी ऐसा कार्य किया है, तो जो कोई वाद लेके जाता है वो वादी हो जाता है, ठीक है। और जो उसमें बचाव करता है, जो कहता है कि मैंने नहीं किया, या जिसके ऊपर केस किया जाता है, वो कौन होता है? वो प्रतिवादी होता है। तो प्रतिवादी तो देख लिया, तो वह व्यक्ति जिनसे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व व्युत्पन्न करता है, जो प्रतिवादी है वह यह दायित्व उत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जाए। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिस पर वाद लाया जा सकता है, तो वह क्या है? प्रतिवादी है। दूसरी बात है, वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। इसमें भी वही बात आती है कि वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व, जो कोई व्यक्ति है उसकी संपदा है, उसकी संरक्षा कौन करता है? निष्पादक करता है, या प्रशासक करता है, या अन्य प्रतिनिधि करता है। इस निष्पादक प्रशासक कौन नियुक्त करता है? न्यायालय नियुक्त करता है कि यदि कोई जो बड़ा व्यक्ति नहीं है, अडल्ट पर्सन नहीं है, माइनर पर्सन है, तो उसकी संपदा है, उसकी संरक्षा के लिए एक रिसीवर नियुक्त करेगा। तो यहाँ पर जो रिसीवर वगैरह नियुक्त होते हैं तो वो न्यायालय करता है। अब जो जिसको नियुक्त किया गया है तो वो भी एक तरीके से निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि, जो कोई मतलब उस संपत्ति का क्या करता है? संरक्षा करता है, तो वो भी क्या प्रतिवादी के अंतर्गत आएगा। अब जो एफ वो ये बताता है कि सुखाचार। सुखाचार क्या होगा? सुखाचार के अंतर्गत संविदा से उद्भूत ना होने वाला ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को मृदा के किसी भाग को या किसी अन्य को की भूमि में उगी हुई या उसमें संलग्न या उस पर अस्तित्ववान किसी चीज़ को हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है। इसमें ये बताया गया है कि जो सुखाचार होता है इसे संविदा द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा अधिकार होता है संविदा से उत्पन्न नहीं होता, ये अधिकार यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उद्भूत ना होने वाला ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को अन्य की मृदा के किसी भाग को या किसी अन्य की भूमि में उगी हुई या उसमें संलग्न या उस पर अस्तित्ववान किसी चीज़ को हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है। मतलब कोई ऐसा हक मिल जाता है किसी व्यक्ति को जो उसका होता भी नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि कोई प्राइवेट संपत्ति है, ठीक है, अब उस प्राइवेट संपत्ति पर 20 साल तक क्या होता है? 20 साल तक यदि वो मालिक नहीं आता है और अन्य व्यक्ति उसे बिना विवाद के उस भूमि को यूज़ कर लेता है, तो उस पर उसका सुखाचार का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। वह उसकी संपत्ति हो जाती है, एक तरीके से ये कहेंगे, ठीक है। उसकी संपत्ति हो जाती है अगर 20 साल तक उसने जिसकी भी संपत्ति है वो नहीं आया और दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति को यूज़ करता रहा, ठीक है। अगर वही संपत्ति सरकार की है और 30 साल तक कोई व्यक्ति उस संपत्ति को यूज़ करता रहा है, किसी स्थावर संपत्ति को, कैसी भी संपत्ति, स्थावर संपत्ति पे ही सुखाचार उत्पन्न होता है, तो उस संपत्ति पर 30 साल तक यदि गवर्नमेंट की संपत्ति पर यूज़ किया है और तब बिना विवाद के उसने यूज़ किया है, तो उस पर सुखाचार का उत्पन्न हो जाता है अधिकार। जनरली यहाँ पर हवा, पानी, अब इसमें यह है कि मृदा के किसी भाग को, मतलब कोई भाग है, मिट्टी का कोई भाग है या उसका कोई भाग है या फिर पूरा ही पार्ट है, उस पर किसी अन्य की भूमि है, उस पर उगी हुई, संलग्न, मतलब उस पर उगाया है उसने या उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो किसी चीज़ को हटाने, लाभ पाने का विनियोजित अधिकार उत्पन्न कर लेता है। मतलब उसने एक टाइम तक यूज़ कर लिया है उस भूमि को, तो उस पर उसका सुखाचार अधिकार हो जाता है। मतलब वो संपत्ति उसकी ना होते हुए भी उसको ट्रांसफ़र या फिर उसे मिल जाती है, उस पर अधिकार हो जाता है यदि वो बिना विवाद के निर्विवाद 20 साल तक प्राइवेट संपत्ति पर और विवाद और सरकारी संपत्ति पर 30 साल तक किसी संपत्ति पर यूज़ कर लेता है, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है वो विदेश को परिभाषित करता है कि विदेश क्या होगा। तो विदेश से ऐसा कोई देश अभिप्रेत है जो भारत नहीं है। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि जो भारत नहीं है वो विदेश है। अब सद्भाव है, सद्भाव में क्या है? तो सद्भाव में 2 पॉइंट याद रखना है कि पहली बात तो ये कि सम्यक सतर्कता होनी चाहिए और सम्यक ध्यान से, ये अपोजिट लिखा है कि ध्यान से नहीं की गई, सद्भावपूर्वक की गई समझी जाएगी। मतलब इसमें 2 बातें आती हैं कि पहली बात तो जो कार्य किया जाए वो सम्यक सतर्कता होनी चाहिए और सम्यक ध्यान से कार्य किया जाए तो वो सद्भाव में किया गया कार्य समझा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वादी के अंतर्गत आता है। अब हमने प्रतिवादी को देख लिया है, अब
जस्ट उल्टा है। जो कोई अधिकार को बचाता है या जिसके ऊपर बात किया जाता है वो प्रतिवादी हो जाता है, और जो कोई वाद करता है, वाद लाने का अधिकार व्युत्पन्न होता है, मतलब जिस भी इंसान को वाद लाने का अधिकार मिल जाता है किसी के ऊपर, तो वो वादी हो जाता है। और वह व्यक्ति जिसको संपदा का प्रतिनिधित्व तो वादी द्वारा संपादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। मतलब उस संपदा का, किसी की संपदा का वो प्रतिनिधित्व निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में कर रहा है, और जिसे वाद लाने का अधिकार है, सीधी बात है कि वह वादी है, किसी भी प्रकार से हो, ठीक है। और जिससे बचाव करने का, जिसके ऊपर वाद लाया जाता है, तो वह प्रतिवादी है। इसके अंतर्गत उस संपदा का संरक्षक करने वाले निष्पादक, प्रशासक और अन्य प्रतिनिधि भी आते हैं, और ये वादी में और प्रतिवादी दोनों में ही आते हैं, ठीक है। अब परिसीमा काल क्या है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इसमें परिसीमा काल और विहित काल दोनों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। विहित काल, अब देखते हैं कि परिसीमा काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है। मतलब अनुसूची में जो भी टाइम बताया गया है, ठीक है, तो वो परिसीमा काल होगी। जैसे कि जंगम संपत्ति है, उसके लिए यदि कोई वाद लाना है तो 3 साल के अंदर ले आओ, और यदि स्थावर संपत्ति है उसके लिए कोई विवाद है और उसके लिए वाद लाना हो तो 12 साल तक ला सकते हो, उसके बाद आपको वाद लाने का अधिकार नहीं होता। ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो परिसीमा काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो किसी अपील, आवेदन के लिए अनुसूची, वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा जो बताई गई है वह परिसीमा काल कहलाती है, ठीक है, कि इतने टाइम तक वाद कर सकते हो, अपील कर सकते हो या आवेदन कर सकते हो। अब विहित काल क्या है, तो विहित काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित परिसीमा काल होगी। विहित काल का मतलब ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि 3 साल तक आप जंगम संपत्ति के ऊपर वाद ला सकते हो, ठीक है। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है जंगम संपत्ति के मामले में तो 3 साल तक वाद ला सकते हो। ये बात तो हमने देख ली कि ये परिसीमा काल हो गया कि 3 साल तक ही लाया जा सकता। अब यदि इसमें ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें न्यायालय कह देता है, कोई और वजह से ऐसा होता है कि 3 साल तक यदि 1 साल जो व्यक्ति था वो माइनर था, ठीक है, अब वो अयोग्य था, वो एक तरीके से, तो वो योग्य नहीं था किसी, अब वयस्क नहीं था तो वो योग्य नहीं था। तो अब क्या होगा, तो परिसीमा काल क्या होगी, तो 1 साल को घटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर घटेगा तो कितने बचेंगे, 2 साल बचेंगे। तो जो संगणना की जाएगी, जो 2 साल है, जो विहित काल, मतलब जो कुल मिला के जो गणना की जाती है, जितना भी टाइम होता है तो उसे हम विहित काल कहते हैं, कि कितना टाइम बीत गया है, कितना टाइम बचा है, वो विहित काल कहलाता है, ठीक है। अब वचन पत्र से ऐसे लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा उसका रचयिता किसी अन्य को धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि उसमें परिसीमित समय पर या मांग की जाने पर या दर्शन पर देने के लिए आत्यंतिक वचनबद्ध करता है। मतलब वचन पत्र ऐसा है, एक मैं पत्र बनाऊं, मैंने आपसे पैसे लिए और मैं कह दूं कि मैं वचन लेती हूं कि मैं आपके लिए 20,000 रुपये देने की देनदार हूं, मतलब मुझे आपके 20,000 रुपये हैं वो देने हैं। मैं यहाँ पर कौन हूँ, रचयिता हूँ। तो किसी अन्य की धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि, मतलब आपने मुझे 20,000 रुपये दिए थे, उसकी विनिर्दिष्ट राशि हो गई परिसीमित समय पर। अब मैं क्या कर दूं कि मुझे आपके 20,000 देने हैं, मैं 1 साल में दे दूंगी या 1 महीने में दे दूंगी। तो ये टाइम बता दिया कि एक टाइम के अंतर्गत देने के लिए कह दिया है। मांग की जाने पर दर्शन पर देने के लिए आत्यंतिक वचनबद्ध होता है। अब ऐसा वचन यदि दिया जाता है मेरे द्वारा कि मैं आपको 1 महीने के अंदर 20,000 रुपये चुका दूंगी, तो जब भी कभी आप कहेंगे कि मुझे ये देखना है कैसा है, दिखाया जाए, तो जो कोई देखना चाहता है उसे दर्शन पर मांग किए जाने पर दिखाने के लिए वह बाध्य होता है, ठीक है। अब वाद के अंतर्गत क्या आता है, तो वाद के अंतर्गत अपील या आवेदन नहीं आते। वाद क्या समझे जाएंगे, तो वाद में अपील या आवेदन को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अपकृत्य से ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग ना हो। मतलब जो अपकृत्य है वो सिविल दोष तो है, परंतु वो संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। न्यासी के अंतर्गत बेनामीदार, बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार, ठीक है, के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता। इसमें ऐसा है, न्यासी के अंतर्गत कौन है, न्यासी के अंतर्गत बेनामीदार, बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात। अब बेनामीदार ऐसा है कि कोई नाम का ऐसा व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग, नेता लोग रहते हैं ना, कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको छिपाने के लिए किसी रामू काका, किसी के नाम भी संपत्ति को कर देते हैं, ठीक है। अब तो जिसका नाम ही नहीं है
कोई ऐसा अस्तित्व में नहीं है, कोई ऐसा इंसान का नाम ही नहीं, उसके नाम से संपत्ति खरीद ली तो 79 के अंतर्गत बेनामीदार नहीं आएगा। दूसरी बात है, अब यदि बंधक की थी मैंने आपके पास संपत्ति कि आप 20,000 के लिए मेरी ये स्थावर संपत्ति ले लीजिए और जब मैं आपको पैसा चुका दूंगा तो आप मेरी संपत्ति दे देना, तो जब मैंने आपको पैसा चुका दिए फिर भी आप मुझे संपत्ति नहीं दे रहे तो ये भी 89 के अंतर्गत नहीं आएगा। बंधकदार या हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति है जो उस संपत्ति पर, सीधी सी बात ये समझो कि यदि कोई व्यक्ति है जो किसी संपत्ति पर दोषपूर्ण तरीके से कब्जा रखे हुए है तो वह 89 के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, इसमें बेनामीदार नहीं आता बंधक के अंतर्गत। इस बात को आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आ जाएगा। तो आई होप आज को आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, बाय बाय।